और मुस्कान झा एंड एज आई प्लान कि हम लोग साइंस का सारे चैप्टर विद इन 1 मंथ कंप्लीट करेंगे। तो आई एम कम हेयर विद द चैप्टर नंबर 3 ऑफ योर एनसीईआरटी, दैट इज़ धातु और अधातु। तो धातु और अधातु के बारे में तो बेसिक नॉलेज सबके पास होगा, 6, 7, 8 में सबको इवनली पढ़े ही होंगे। तो सबसे पहले देखो धातु क्या होता है। तो धातु के पास खुद का चमक होगा, उसको अगर हम लोग हथौड़े से पीटेंगे या किसी चीज़ से पीटेंगे तो वो बढ़ेगा, डैट इज़ आघात्यवर्धता। जब तुम उसको खींचोगे तो वो तार की तरह भी फैलेगा, तार बन जाएगा, ठीक है, जिसको तन्यता कहते हैं। और धातु को पीटने पे एक विशेष तौर की ध्वनि भी निकलती है एवं इसकी ऊष्मीय चालकता और विद्युत चालकता काफ़ी अधिक होती है, ठीक है। इसके विपरीत अगर हम लोग अधातु में जाएंगे तो अधातु के पास कोई भी चमक नहीं है। इसमें हम लोग का एक अपवाद क्या क्या हो सकता है, तो हीरा हो गया और साथ में ग्रेफाइट हो गया, कार्बन के जो अपरूप है। इसके अलावा चालकता जो है इनमें अधिक नहीं होती, मतलब होती नहीं है, कुचालक होते हैं। इसके अलावा चमक इनमें बहुत ही मतलब कम होती है, पहले ही बोल दी, 1-2 अपवाद हो जाता है। चालकता हो ही गया, इनमें तन्यता नहीं होती, इनमें आघातवर्धता नहीं होती, मतलब ये पीटने पे नहीं बढ़ेंगे और साथ में खींचने पे तार के समान नहीं बढ़ेंगे। तो ये सब कौन सा गुण, तो ये सब किसी भी धातु या अधातु का भौतिक गुण। तो यहाँ पे देखो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग देखते, देखो दैनिक जीवन में बहुत सारे धातु अधातु के बारे में पढ़े होंगे। धातु सोडियम हो गया, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। अधातु ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया। यानी सामान्यतः ज़्यादातर गैस जो हम लोग यूज़ करते हैं वो हमारा क्या है, अधातु। और ज़्यादातर जिनको नॉर्मली सोचते ही धातु के रूप में याद आ जाते हैं, जैसे लोहा, तो उनको हम लोग धातु बोलते हैं। अब देखो धातु के बारे में, तो इनको हम लोग तुलनात्मक तरीके से एक्चुअल में पढ़ने का कोशिश करेंगे। धातु के बारे में सबसे पहला, ये ठोस अवस्था में भी मिलेंगे और हम लोग को किस अवस्था में मिलेंगे, द्रव्य अवस्था में। और साथ में हमारा अधातु जो है वो ज़्यादातर हम लोग को द्रव, कुछ ठोस में द्रव और हमारे ज़्यादातर गैस के रूप में मिलते हैं, ठीक है। जैसे आयरन हो गया, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, सोडियम हो गया, लेड हो गया। ये सब हम लोग आसानी से धातु हम लोग को हर जगह मिल जाएगा। इनमें खुद का चमक होता है, जब किसी कोई भी चीज़ चमकदार होता है, ठीक है, तो हम लोग उसको बोलते हैं कि वो उसकी चमकता का गुण है, यानी वो चमकता है। नहीं तो हमारे धातु के पास एक विशेष गुण भी होता है जिसको हम लोग धात्विक चमक बोलते हैं। इसके अलावा हमारे अधातु में धात्विक चमक नहीं होता है। साथ में हमारे धातु सामान्यतः क्या होते हैं, कठोर होते हैं, जबकि अधातु उसकी अपेक्षा में उतने कठोर नहीं होते। साथ में धातु को पीटकर हम लोग चादर के समान बना सकते हैं, जिसको आघात्यवर्धता कहते हैं। और सोने और चांदी में सबसे ज़्यादा आघात्यवर्धता होता है, इसके बारे में तो कोई बोलने का ज़रूरी है ही नहीं। सोने को पीटते हैं तो 2 किलोमीटर तक फैल सकते हैं। देखो जैसे हमारे धातु के बहुत पतले तार बन सकते हैं, तार के समान बनेगा तो उसको तन्यता कहते हैं। सोना का बहुत ही अधिक तन्यता होते हैं और तुम लगभग में अगर सोने के छोटे से टुकड़े को तुम तार की तरह बनाना चाहते हो तो लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार बनता है। आघात्यवर्धता और तन्यता धातु का एक विशेष गुण है, क्योंकि अधातु में ऐसा गुण नहीं पाया जाता है। इसके अलावे तुम्हारा क्या होगा, तो धातु के अंदर हमारे चालकता होती है, ये ऊष्मा के चालक होते हैं और विद्युत के भी सुचालक होते हैं। अब एक सवाल आएगा, सुचालक और कुचालक क्या होता है, तो बता देते हैं कि बेसिक तो लगभग गोल ही होगा सबका। तो सुचालक वो है जो खुद से, या तो जो विद्युत को पास होने देंगे तो वो विद्युत के सुचालक है, और जो हमारे ऊष्मा को अपने से जाने देंगे तो उसको हम लोग ऊष्मा के सुचालक बोलते हैं। एग्जाम्पल में देख लो, जब कढ़ाई में लोहे के तुम्हारे पास कड़छुल है तो तुम क्या करते हो, उसका इस्तेमाल करते हो। तो लोहा को थोड़ी देर के लिए कढ़ाई में छोड़ दोगे तो क्या होगा, वो तुम्हारा लोहा जो स्टार्टिंग जहाँ पे पॉइंट है वहाँ से लेके कोने तक पीछे जब तुम पकड़ोगे वहाँ तक तुमको गर्म लगेगा, हाथ जलेगा, तो वो क्या हुआ, ऊष्मा का सुचालक हुआ। ये ऊष्मा का सुचालक और हमारे धातु का कुछ सुचालक, और दोनों को अगर सामान्यतः बोलेंगे तो सुचालक बोलते हैं। इसी प्रकार से हमारा कुचालक क्या होता है, कु मतलब
गलत मतलब खराब, और चालक मतलब कि जाने दे। तो हमारा कुचालक का अर्थ होता है जो कि अपने से विद्युत या फिर ऊष्मा को आर पार नहीं जाने देगा। इसके अलावा हमारे जितनी भी धातु है वो उनको पीटने पे एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है। तुमको क्या लगता है, अधातु को पीटने पे एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होगी? नहीं होगी, ठीक है। अब देखो, नॉर्मली हम लोग घर तक बिजली के तार की सहायता से क्या करते हैं, बिजली पहुंचाते हैं, ठीक है। उस पर हम लोग पीवीसी, जिसको पॉलीवाइनिल क्लोराइड बोलते हैं, पीवीसी, इसका परत चढ़ाते हैं, क्योंकि ये क्या है, हमारा कुचालक है, तो ये हम लोग को करंट नहीं लगने देगा। इसके अलावा धातु का सतह हमारा ठोस होता है, उसको किसी चीज़ से पीटेंगे तो जोर से आवाज़ करेगा, जिसको हम ध्वनि कहते हैं या फिर सोनोरस कहते हैं। सोनोरस मतलब वही साउंड निकलना। अब अधातु क्या होता है, तो धातु की तुलना में अधातु का संख्या बहुत ही कम होता है। कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, आयोडीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ये सब हमारा क्या है, अधातु। ब्रोमीन एकमात्र ऐसा अधातु है जो कि द्रव्य अवस्था में होता है। इसके अलावा जितने भी अधातु होंगे या तो वो ठोस होंगे, नहीं तो गैस होंगे। अब एक बात बताओ, क्या धातु और अधातु के गुणधर्म एक जैसे होंगे? क्या उन लोगों का जितना भी गुण है जो वो अब खुद से दिखाना चाहते हैं कि हम ऐसे, वो दोनों में सेम होगा? ऑफ कोर्स नहीं होगा। जैसे देखो, सबसे पहले हम लोग आते हैं चिन्ह। यहाँ पे अलग अलग तत्व बोला है, चिन्ह बोला और सतह का प्रकार बोला है, कठोरता बोला, आवर्धता, तन्यता और विद्युत चालकता, ध्वनि। तो तत्व अगर हम लोग अधातु लेंगे तो उसमें कठोरता बहुत ज़्यादा होगा। कठोरता बहुत ज़्यादा होगा? बिल्कुल नहीं। अधातु में कठोरता नहीं होगा, आघातवर्धता नहीं होगा, तन्यता नहीं होगा, विद्युत चालकता नहीं होगा। कुछ अपवाद है, वो अलग बात है। ध्वनि निकलेगा? नहीं, विशेष प्रकार का ध्वनि नहीं निकलेगा। अब अगर हम लोग धातु पे आते हैं तो धातु में कठोरता अत्यधिक होता है अधातु के तुलना में। आघातवर्धता इनमें अधिक होती है, तन्यता भी इनमें पाई जाती है, विद्युत चालकता भी इनमें होता है, हमारे ऊष्मा के भी चालक होते हैं और ध्वनिकता भी होता है, इसमें धात्विक ध्वनि भी मिलता है। अब देखो यहाँ पे जैसे बोल रहा है कि तुम देखोगे कि गुणधर्म के आधार पर हम तत्वों का वर्गीकरण नहीं कर पाते, क्योंकि इनमें कुछ ना कुछ अपवाद है। जैसे कि मरकरी को छोड़ के जितने भी धातु हैं वो कमरे के तापमान पे ठोस होते हैं, जबकि मरकरी हमारा द्रव्य होता है। और गैलियम और सीजियम सामान्यतः हमारे धातु का गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, बहुत ज़्यादा अधिक होता है। अब गलनांक और क्वथनांक क्या होगा, तो गलनांक मतलब जिस तापमान पे वो ठोस से द्रव्य बन जाए, ठीक है, उसको हम लोग गलनांक बोलेंगे। और क्वथनांक किसको बोलेंगे, जिस तापमान पे वो द्रव्य से क्या बन जाए, गैस बन जाए, यानी हाँ नॉर्मली गैस बन जाए, गैसीय अवस्था में आ जाए, तो उस तापमान को हम लोग क्वथनांक बोलेंगे। तो इनका द्रव्यनांक और क्वथनांक, गैलियम और सीजियम का गलनांक बहुत ही अधिक कम होता है। अगर तुम हथेली पर इन दोनों धातुओं को रखोगे तो तुरंत में ही पिघलने लग जाएंगे। आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकता है। कार्बन के कुछ ऐसे अधातु हैं, विद्यमान है, जो अलग अलग रूप में पाए जाते हैं, विभिन्न विभिन्न रूप में पाए जाएंगे तो उनको बोलते हैं अपरूप। क्या बोलते हैं, अपरूप। कार्बन के समान 3 अपरूप है, ठीक है। सबसे पहला हीरा, दूसरा ग्रेफाइट, तीसरा ब्लैकमिनेस्टर फ्लोरीन। तो ब्लैकमिनेस्टर फ्लोरीन जो है उसके बारे में तुमको अभी नहीं पढ़ना है, लेकिन अभी हीरा और ग्रेफाइट कहाँ पे इस्तेमाल होगा पूछोगे, तो ग्रेफाइट सामान्यतः हमारे पेंसिल के नोकीन में इस्तेमाल होता है। और हीरा के बारे में तो हमसे ज़्यादा तुम लोग को नॉलेज पहले से होगा। देखो, ये हमारे सबसे कठोर पदार्थ होते हैं। प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कार्बन का जो अपरूप कठोर है वो क्या है, हीरा है, ठीक है। इसका गलनांक और क्वथनांक बहुत ही ज़्यादा उच्च होता है। और सामान्यतः जितने भी धातु सबका गलनांक और क्वथनांक बहुत ज़्यादा उच्च होते हैं। सामान्यतः अधातु कुचालक होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट हमारे विद्युत का सुचालक होता है। अब क्षारीय धातु सामान्यतः बहुत ज़्यादा ही मुलायम होते हैं। कुछ ऐसे धातु है जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम में बहुत ज़्यादा मुलायम होते हैं। ऐसे तो कठोर होते थे हमारे धातु, लेकिन ये क्या है, अपवाद। इनको चाकू से काटने पे भी ये कट जाएंगे। जब और एक और गुण, हमारे ठोस के पास जो है घनत्व
ठोस रहेगा तो घनत्व अधिक रहेगा, यानी कि सामान्यतः धातु में देखा जाता है कि ठोसों की संख्या ज़्यादा है तो इसका घनत्व बहुत अधिक होता है, गलनांक क्वथनांक भी उच्च होता है। जबकि हमारे क्षारीय धातु लिथियम, सोडियम, पोटेशियम जो है उनका घनत्व और गलनांक दोनों ही काफ़ी कम होता है। तत्वों के अब हम लोग रासायनिक गुण पे आएंगे, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले जितने भी अधातु है वो ऑक्साइड बनाएंगे। अगर उसको हम लोग क्या करेंगे, जितने भी अधातु है उसको हम लोग जल में, अम्ल में घोलेंगे, जल में नहीं, किस में घोलना है, अम्ल में घोलना, तो वो अधातु के ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है। जबकि अधिक देखो, हमारे जितने भी धातु है वो क्षारीय ऑक्साइड प्रदान करेंगे। धातु क्षारीय ऑक्साइड और हमारे अधातु अम्लीय ऑक्साइड प्रदान करते हैं, ठीक है। अब हम लोग को धातुओं के रासायनिक गुण और हम लोग को धातु के भौतिक गुण तो हो गए। अब थोड़ा सा एकदम क्विक वे में हम रिकैप करा देते हैं। तो सबसे पहले चमक, धातु में हाँ सही बोल रहे हो है, और अधातु में नहीं है। उसके बाद चालकता धातु में मिलेगी, अधातु में नहीं मिलेगा। अपवाद है, अपवाद को छोड़ के यहाँ पे बस ऐसे ही बता रहे। तन्यता धातु में होगा, अधातु में नहीं होगा। अघात्यवर्धता धातु में होगा, अधातु में नहीं होगा। घनत्व धातु का उच्च होगा, अधातु का निम्न होगा। गलनांक क्वथनांक धातु का अधातु के अपेक्षा में उच्च होगा और अधातु का सामान्यतः हमारा निम्न होता है। इसके अलावे हमारे धातु ज़्यादातर कठोर होते हैं और उनके अपेक्षा में अधातु मुलायम होते हैं। हमने धातु का सभी भौतिक गुण तो पढ़ लिया था और तुरंत से रिकैप भी कर लिया था एकदम चुटकियों में। लेकिन अब बारी आता है रासायनिक गुणधर्मों की। तो सबसे पहले अगर धातु वायु के उपस्थिति में जलेगा, अगर धातु को जलाने में, दहन करने में, हमारे दहन क्या होता है, जब वायु में ऑक्सीजन की पूर्ति और ऑक्सीजन के उपस्थिति में जब हम लोग चीज़ों को जलाते हैं तो दहन बोलते। तो ऐसे ही हमारे धातु जब वायु के साथ होता है, जब जलाते तब क्या होता है, तो हमेशा क्या होगा, तो हमारा जल, वो जो पूरा वायु है उसमें से हमारा मात्र ऑक्सीजन, धातु ऑक्सीजन लेगा और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु का ऑक्साइड बनाएगा। अब सवाल आएगा कि ऑक्साइड क्यों बोल रहे हो, तो हाँ, पीछे अगर ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो उसको ऑक्साइड बोलेंगे। एक और चीज़, धातु और अधातु में एक और बहुत बड़ी भिन्नता होती है, ठीक है। धातु सदैव क्या होगा बताओ, धनात्मक, और हमारे अधातु ऋणात्मक। यानी कि हमारे हमेशा धातु क्या होंगे, तो हमारे क्या होंगे बताओ, नहीं पता, धनायन क्या होंगे, धनायन। जबकि अधातु क्या होंगे, ऋणायन। धनायन किनको बोल रहे, जिनके ऊपर प्लस लगे, प्लस चार्ज लगे, 2 प्लस लगे, 1 प्लस लगे, 3 प्लस लगे, उनको बोलेंगे हम लोग सामान्यतः क्या बोलेंगे, धनायन। जबकि जिन पे माइनस चार्ज लगे उनको क्या बोलेंगे, ऋणायन। अब एक और बात आएगा कि ऋणायन और धनायन पहचानेंगे कैसे। तो देखो, एक शब्द होता है संयोजकता और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, सदैव हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जीवन में सबको स्थायी होना चाहते हैं। हम लोग के लिए स्थायी होने के लिए क्या क्या ज़रूरी है, रोटी, कपड़ा, मकान। इसी हमारे लिए क्या ज़रूरी है, रोटी, कपड़ा और मकान। इसी प्रकार से इन्हीं को हम लोग परमाणु की विशेष अवस्था बोलते हैं। इसमें क्या होता है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को या तो अष्टक पूरा करने के लिए, यानी बाह्यतम अक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन, या फिर बाह्यतम अक्ष में कुछ परमाणु जैसे कि हाइड्रोजन और हीलियम अपने बाह्यतम परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन रखते हैं। इन्हीं की सहायता से ये स्थायी हो पाते हैं। हमें स्थायी होने के लिए वही रोटी, कपड़ा, मकान। इसी प्रकार एक परमाणु को स्थायी होने के लिए एक या तो अष्टक बाह्यतम अक्ष में इलेक्ट्रॉन चाहिए, नहीं तो कुछ परमाणुओं में दो जो है हम लोग को चाहिए, यानी द्वितीयक नियम है। अब देखो इसके आगे क्या होगा, तो स्थायी रहने के लिए अनुसार जो त्याग कर देंगे, इलेक्ट्रॉन को अपने से निकाल देंगे, उन पे प्लस आ जाते हैं, यानी कि विद्युत धनात्मक वो हो जाते हैं। वो कैसे हो जाते हैं, विद्युत धनात्मक। अब जो भी विद्युत धनात्मक होंगे उनको हम लोग धनायन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, धनायन। जबकि जो विद्युत ऋणात्मक होंगे उनको हम लोग नाम देते हैं ऋणायन। तो ऋणायन कैसे होंगे, कोई इंसान कर्ज में कैसे जाता है, जब वो उधार ले तब ना कर्ज में जाएगा।
तो इसी प्रकार से ऋणायन मतलब कि वो ऋण लिए हैं, कर्ज लिए हैं अपने सामने वाले किसी धातु से। हमेशा वो इलेक्ट्रॉन धातु से लेंगे अधातु, और धातु जो है वो अधातु को ही त्याग करता है, सामान्यतः ऐसा देखा जाता है। ठीक है, अब क्या होगा, तो धातु सदैव अपने इलेक्ट्रॉन का त्याग करेंगे और वो ऑक्सीजन के साथ जाके चिपकेंगे नॉर्मली, या फिर इलेक्ट्रॉन का त्याग तो सामान्यतः करेंगे। जब धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो बनेगा धातु का ऑक्साइड। क्या बनेगा, धातु का ऑक्साइड। इसी प्रकार हमारा कॉपर यानी Cu तांबा जो है उसका बाह्यतम अक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देता है, जिससे अंदर वाला अक्ष उसका 8 हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद वो जो कॉपर है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कॉपर ऑक्साइड बनाता है। इसी प्रकार एल्युमिनियम जो है वो अपने 3 इलेक्ट्रॉनों को त्याग करके, क्योंकि उनके बाह्यतम अक्ष में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो उनको त्याग करके क्या करता है, क्या करते हैं बताइए, नहीं पता, वो कमेंट्स में लेकिन ज़रूर बताना। वो अपने 3 इलेक्ट्रॉन को त्याग करके स्थायी विन्यास पूरा कर लेता है, स्थायी हो जाता है जीवन में, और जाके ऑक्सीजन के साथ चिपक जाता है, जिसके पश्चात वो एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, इसमें और भी देखना है तो कुछ ऐसे धातु है सामान्यतः धातु के ऑक्साइड जो होते हैं वो अम्लीय और क्षारीय दोनों हो सकते हैं। ठीक है, देखो सामान्य रूप से वो क्षारीय दिखेंगे, ज़्यादातर कैसे दिखेंगे, क्षारीय दिखेंगे, लेकिन कभी कभार किन्हीं ऑक्साइड्स में हमारे, जैसे कि एल्युमिनियम हो गए, एल्युमिनियम के ऑक्साइड, जिंक के ऑक्साइड, इन सब के ऑक्साइड में क्या होता है, तो अम्लीय और क्षारीय दोनों गुण दिखता है। ऐसे धातु के ऑक्साइड जिनमें अम्लीय और क्षारीय दोनों गुण दिखे, यानी वो लवण और वो अभिक्रिया करके आपस में दोनों से अम्ल और क्षार से अभिक्रिया करके वो क्या करे, लवण और जल दे, यानी नॉर्मली अम्लीय गुण भी दिखा रहे हैं और क्षारीय गुण भी दिखा रहे हैं, तो इसको उभयधर्मी ऑक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड। उभयधर्मी मतलब 2 धर्म दिखा रहे। कैसे धर्म, तो अम्लीय भी और क्षारीय भी। इसके अलावे जितने भी हमारे ज़्यादातर धातु के ऑक्साइड है वो जल में अघुलनशील होते हैं, यानी धातु के ऑक्साइड जल में घुलते नहीं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो कि जल में घुल के क्षार उत्पन्न करते हैं। सोडियम ऑक्साइड और हमारा पोटेशियम ऑक्साइड जो है उनको जल से अभिक्रिया कराने के पश्चात, ठीक है, वो बनाएंगे हमारे सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब देखो ऑक्सीजन के साथ सभी धातु अभिक्रिया नहीं करते और सेम दर से नहीं करते। मतलब एक क्या होगा, तुम्हारे स्कूल में भी 3 टाइप के बच्चे रहते होंगे जब तुम न्यू एडमिशन कराते होगे। पहले जो तुम नहीं टोके और डायरेक्ट आके बोलते क्या हाल चाल है, बातचीत किए। दूसरे टाइप के बच्चे जो जिसको तुम बात करने जाओगे तब वो रिप्लाई करेंगे। तीसरे टाइप के बच्चे क्या होते हैं कि अगर सामने से तुम टोकने भी जा रहे हो तो दे जस्ट इग्नोर यू, तुम पे थोड़ा सा भी ध्यान नहीं देते। तो सेम हमारा यहाँ पे भी है कि दर, स्पीड, कितने स्पीड में कोई तुमसे इंटरैक्ट कर रहा है, बातचीत कर, तो ऑक्सीजन के साथ सारे धातु एक ही स्पीड में रिएक्शन नहीं करते। अलग अलग धातु ऑक्सीजन के साथ जो है अभिक्रियाशीलता उनका अलग अलग दिखता है। पोटेशियम और सोडियम जैसा जो भी हमारा धातु है वो बहुत तेज़ी से अभिक्रिया कर लेते हैं, खुले में रखने पे ही तुरंत में आग पकड़ लेता है। ठीक है, लेकिन इन्हें सुरक्षित रखने के लिए हम लोग अग्निशामक आग को रोकने के लिए क्या करते हैं, केरोसिन तेल में डुबो के रखते हैं। याद आ रहा है कुछ, केरोसिन के तेल में हम लोग वो सफ़ेद फास्फोरस को भी डुबो के रखते थे। यहाँ पे हम लोग पोटेशियम और सोडियम को डुबो के रख रहे जिससे तुरंत में आग ना पकड़ ले। समान तापमान पे हमारा मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लेड, ये सब जितने भी हमारे धातु है वो इनके ऊपर एक ऑक्साइड का परत चढ़ जाता है। ऑक्सीजन की यह परत जो है नॉर्मली पुनः ऑक्सीकरण से सुरक्षित करती है। मतलब देखो ऑक्साइड की ये जो परत बाहर आई इससे दोबारा से ऑक्सीकरण होना। ऑक्सीकरण क्या होता है पता है? पता है तुम लोग को रिवीजन का ज़रूरी है। तो देखो ऑक्सीकरण का अर्थ है या तो ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना, या फिर किसी भी परमाणु में से इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण सामान्यतः कराता है। तो दोबारा से इनका ऑक्सीकरण ऐसे चीज़ों का नहीं हो पाएगा। गर्म करने पर आयरन का दहन पूर्णतः नहीं हो पाता है। ठीक है, लेकिन जब बर्नल के ज्वाला पे तुम लोहा का चूना यानी छोटे छोटे टुकड़े उनके डालोगे तो वो बहुत तेज़ी से आग पकड़ लेता है। ऐसे कॉपर को जलाना मतलब नॉर्मली उसका दहन नहीं होता, लेकिन
गर्म धातु पर जैसे कॉपर के ऑक्साइड को डालते तो वो काले रंग की परत चढ़ा देते। सिल्वर और गोल्ड जो है वो अधिक तापमान में भी क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते। मतलब देखिए, कुछ अभिक्रिया कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, कुछ थोड़ा बहुत कर रहे। अब देखो एनोडीकरण। एनोडीकरण क्या है, तो एल्युमिनियम हमारा एल्युमिनियम पर मोटा ऑक्साइड का परत चढ़ेगा, यानी एल्युमिनियम पे ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके वो ऑक्साइड का परत चढ़ाएगा। अब वायु के जैसे ही हवा के संपर्क में हमारा एल्युमिनियम आएगा तो ऑक्साइड की परत क्या हो जाएगा, बनने लगेगा। अब एल्युमिनियम ऑक्साइड का जो परत है उसको वो संक्षारण से बचाते हैं। संक्षारण क्या होता है, चीज़ों का सलना, मतलब खराब होना, तो समानता या धातु को खराब होने से बचाता है। इस परत को मोटा करके इसे संक्षारण से अधिक सुरक्षित किया जा सकता है। जब ये जो धातु के ऑक्साइड का परत है इसको मोटा कर देंगे तो इसका संक्षारण से बच सकते हैं। अब एनोडीकरण के कारण हमारा एल्युमिनियम का एक साफ बर्तन हम लोग लेंगे, ठीक है, एनोड की तरह इस्तेमाल करेंगे, उसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। अब तनु और सांद्र क्या होता है, ये भी डाउट आएगा। तो जिस अम्ल में पानी की मात्रा ज़्यादा होती है उनको तनु बोलते हैं, और जिसमें नाम मात्रा या फिर नहीं होता है उसको सांद्र बोलते हैं। तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल हम लोग लेंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब H2SO4। उसके साथ अभिक्रिया कराएंगे हम लोग विद्युत अपघटन यानी बिजली के प्रेजेंस में उसको तोड़ने का कोशिश करेंगे। एनोड पे क्या होगा, हमारा ऑक्सीजन गैस निकलेगा और एल्युमिनियम के साथ वो अभिक्रिया करके ऑक्साइड का एक मोटा परत बना लेते हैं। इस परत को हम लोग नॉर्मली आसानी से रंग कर एल्युमिनियम की आकर्षक वस्तुएं बनाते। तो इस परत को हम लोग रंग करके एल्युमिनियम का आकर्षक वस्तु बनाते जो जल्दी खराब भी नहीं होता। अब देखो, धातुओं के ऐसे नमूने जो बहुत ज़्यादा अभिक्रिया कुछ कर रहे, कुछ ऐसे हैं जो अभिक्रिया ही नहीं कर रहे। रुको एक सेकेंड, 3.9 यहाँ पे, तो कुछ ऐसे होंगे जो तुरंत में अभिक्रिया करेंगे, कुछ ऐसे हैं जो अभिक्रिया नहीं करेंगे। जैसे देखो, मैग्नीशियम बहुत धीमी गति से अभिक्रिया करता है, जबकि सोडियम की अपेक्षा धीमी गति से अभिक्रिया करता है। लेकिन ऑक्सीजन में जलने के कारण हमारा जिंक, आयरन, कॉपर, लेड अभिक्रिया का प्रभाव नहीं पड़ता है। कुछ और भी ऐसे धातु है जिनका अभिक्रिया क्रम हम लोग को जानना है। तो देखो, अभिक्रिया क्रम जानने के लिए यहाँ पे कहाँ चला गया, एक सेकेंड रुकना। अभिक्रिया क्रम क्या है, तो सबसे ऊपर पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड, यानी जितने भी हमारे पहनने वाले चीज़ें सुंदर हम लोग को लगते हैं वो सब नीचे। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बोलो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फिर से बोलो सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। आगे एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, क्या बोलोगे, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड। उसके बाद हाइड्रोजन बीच में, हाइड्रोजन से ऊपर तुरंत में अभिक्रिया कर लेगा, हाइड्रोजन से नीचे समय लगेगा। उसके बाद कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड से हमारी कुछ मूलभूत आवश्यकता है। इसी प्रकार किसी भी परमाणु की भी मूलभूत आवश्यकता होती है कि या तो उसके बाह्यतम अक्ष में हमारा 8 इलेक्ट्रॉन हो, यानी उसका अष्टक पूरा हो, या फिर 2 इलेक्ट्रॉन हो। जैसे कि हमारा हाइड्रोजन और हीलियम में डुप्लेट पूरा होता है। वैसे इन दोनों के अलावा और किन्हों में डुप्लेट पूरा नहीं होता है, ज़्यादातर अष्टक पूरा करने का ही नियम है। रेडी टू गो, ओके। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फिर से पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, फिर से एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, लेड के बाद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। मरकरी को हम लोग पारा भी बोलते हैं, कॉपर को हम लोग तांबा भी बोलते हैं। अगेन पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन बीच में। उसके बाद फिर कॉपर, पारा या फिर मरकरी, उसके तत्पश्चात सिल्वर और गोल्ड। अब देखो, यहाँ पे तुम लोग को एक अभिक्रिया करने के लिए यहाँ पे बताया गया। एक सेकेंड। धातु जब जल के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या होता है ये देखना है। तो जल के साथ जब भी धातु अभिक्रिया करेगा तो धातु का ऑक्साइड और हाइड्रोजन निकलेगा। जल क्या होता है, H2O। अगर हमारा ऑक्सीजन किसी से जुड़ गया तो
H अभी भी बाकी है, 2H, वो 2H हाइड्रोजन गैस के रूप में ऊपर उड़ जाते हैं। यानी धातु और जल जब भी अभिक्रिया करेगा तो धातु के ऑक्साइड और हमारे हाइड्रोजन बनेंगे। अब देखो सामान्यतः धातु का ऑक्साइड हमारे जल में घुलनशील होता है, लेकिन जल में घुलकर धातु हाइड्रोक्साइड प्रदान करते हैं। यानी जैसे जल में पहले से धातु जल के साथ अभिक्रिया करा, धातु का ऑक्साइड, धातु जल के साथ अभिक्रिया करा, धातु का ऑक्साइड, तत्पश्चात हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा तुरंत में। उसके बाद वो जो धातु का ऑक्साइड बना अभी पानी में ही है, वो तो पानी के साथ अभिक्रिया करके धातु का हाइड्रोक्साइड बना लेगा। पोटेशियम और सोडियम जैसा भी हमारा ठोस जितना भी चीज़ है उसको ठंडे जल के साथ तेज़ी से वो अभिक्रिया कर लेता है। यानी पोटेशियम सोडियम बहुत तेज़ी से अभिक्रिया करेगा तो तुरंत में ठंडे जल के साथ भी अभिक्रिया कर लेता है। सोडियम और पोटेशियम बहुत तेज़ी से अभिक्रिया करेगा और ऊष्माक्षेपी होता है। अब एक सवाल आएगा, अब दिए ऊष्माक्षेपी क्या होता है, तो ये भी जान लो। ऊष्माक्षेपी का अर्थ होता है कि वो एक मिनट चोरी करना क्या होता है कि तुम छुप छुप के जा रहे हो, लिटरली बाहर जाते हो। चोरी करने में लोग क्या करते हैं, दूसरे के घर में गए, छुप छुप के गए, फिर वहाँ से बाहर निकल गए। ऊष्मा शोषी और ऊष्माक्षेपी। अब देखो शोषी मतलब सोख लेना, तो क्या होता है गर्मी जो अपने अंदर सोख ले उनको ऊष्माक्षेपी बोलेंगे, जबकि ऊष्मा जो शरीर से निकाले उसको ऊष्माक्षेपी बोलेंगे। यानी वो छेप रहे, निकाल रहे, ठीक है। अब देखो इससे उत्सर्जित तुरंत में क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस तत्काल में प्रज्वलित हो जाएगा और पॉप का आवाज़ निकालेगा। अब देखो जल के साथ कैल्शियम बहुत थोड़ा सा धीमी गति से अभिक्रिया करता है, ठीक है, और इसके अलावा वो हाइड्रोजन गैस को प्रज्वलित करने के लिए पर्याप्त नहीं होते, यानी हाइड्रोजन गैस तुरंत में नहीं जल सकता उनसे, ठीक है। अब तुम अलग अलग अभिक्रिया तो देख ही लिए, सुन भी लिए। अब हाइड्रोजन गैस के जो बुलबुले आएंगे वो सतह पे, धातु के सतह पे क्या करेंगे, चिपक जाएंगे और कैल्शियम जो है वो तैरना चालू कर देगा। मैग्नीशियम ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता, लेकिन गर्म जल के साथ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हमारा हाइड्रोक्साइड क्यों, क्योंकि पहले ऑक्साइड बना फिर जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोक्साइड बना लिया, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है। हाइड्रोजन गैस के बुलबुले मैग्नीशियम के धातु के सतह पर चिपक जाते हैं और उसके बाद हमारा मैग्नीशियम तैरने लगता है। एल्युमिनियम, आयरन और जिंक जैसे भी हमारे धातु वो ना ही ठंडे जल से और ना ही गर्म जल के साथ अभिक्रिया करेंगे, लेकिन भाप के साथ, पानी के भाप के साथ यानी वाष्प के साथ वो अभिक्रिया करके धातु का ऑक्साइड और हम लोग को हाइड्रोजन प्रदान करते हैं। लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड ऐसे जो धातु है बिल्कुल भी जल के साथ अभिक्रिया नहीं करेंगे। क्या होता है जब धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा, तो धातु जब तनु अम्ल यानी पानी मिले हुए अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो लवण और हमारा हाइड्रोजन निकलेगा। क्या क्या निकलेगा, लवण और हाइड्रोजन। लवण मतलब नमक, हाइड्रोजन मतलब जानते हो हाइड्रोजन गैस। अब देखो लेकिन क्या सभी ऐसा कर पाएंगे, तो इसके बारे में देखो। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है यानी H2, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब HCl, तो ये जल के साथ मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और आयरन की अभिक्रिया का समीकरण तुमको लिखना है। तो क्या करोगे, HCl प्लस में Mg, HCl प्लस में Al, HCl प्लस में Zn और HCl प्लस में Fe। इनको क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। बैलेंस करके संतुलित करके समीकरण लिखना। जब धातु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा, जब भी कोई धातु नाइट्रिक अम्ल के साथ यानी HNO3 के साथ अभिक्रिया करेगा तो अभिक्रिया के फलस्वरूप हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं करता है, नहीं निकलता है, क्योंकि HNO3 जो है प्रबल ऑक्सीकारक है। अगर वो ऑक्सीकारक है तो दूसरे को ऑक्सीकरण करेगा और खुद का अवकरण क्या होगा, तो ऑक्सीकरण का एकदम उल्टा। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुड़ता था, अवकरण में ऑक्सीजन या तो निकले, ऑक्सीकरण में हाइड्रोजन निकलता था, यहाँ पे अवकरण में हमारा हाइड्रोजन जुड़ेगा। वहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकलता था, ऑक्सीकरण में अवकरण में हाइड्रोजन जुड़ेगा। तो ये अवकारक है, तो ये उत्पन्न H2 गैस यानी हाइड्रोजन गैस जो उसको तुरंत में ऑक्सीकृत करके जल में परिवर्तित कर देगा, पानी में बदल देगा और स्वयं नाइट्रोजन का अलग अलग ऑक्साइड N2O, NO, NO3 ये सब बना लेगा, ठीक है, में अपचेत हो जाते हैं मतलब बदल जाते हैं। लेकिन मैग्नीशियम, मैग्नीज इतने जो है वो HNO3 के साथ अभिक्रिया करके तुरंत में ही H2 गैस निकालते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि बुलबुला निकलने के दर पे मैग्नीशियम के साथ सबसे ज़्यादा अभिक्रिया हुआ है
उसके बाद हमारे एल्युमिनियम, फिर जिंक और Fe, यानी सबसे लेट Fe के साथ अभिक्रिया हुआ, फिर जिंक के साथ, फिर एल्युमिनियम के साथ और सबसे जल्दी मैग्नीशियम के साथ। मैग्नीशियम सबसे जल्दी, उसके बाद एल्युमिनियम से मिला जुला के उसका जिंक, उसके बाद Fe। कॉपर की स्थिति में ना ही बुलबुला निकलेगा और ना ही किसी तरीके का तापमान में परिवर्तित होता है, यानी तापमान मेंटेन रहता है। इससे पता चलता है कि तनु HCl के साथ हमारा नॉर्मली कॉपर अभिक्रिया नहीं कर रहा है, क्योंकि H2 गैस नहीं निकल रहा, बुलबुला नहीं निकला। अब आते हैं हम लोग आज का मेन टॉपिक, दैट इज़ एक्वा रेजिन। तो एक्वा रेजिन में क्या होता है? तो एक्वा रेजिन जो है वो हमारे रॉयल जल का लेटिन शब्द है एक्वा रेजिन, और इसमें 3:1 होता है। 3 में हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है और 1 अनुपात में हमारा नाइट्रिक अम्ल होता है। अब हमारे 3 के अनुपात में जो हाइड्रोक्लोरिक, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक यानी पानी नहीं मिला, ऐसी सांद्र नाइट्रिक अम्ल जो है, इन दोनों को जैसे हम अभिक्रिया कराते तो इनका मिश्रण बनता है, जिसको एक्वा रेजिन नाम देते हैं, इसको अम्लराज भी नाम देते हैं। ठीक है, ये तुरंत में सोने को गला सकता है। ठीक है, ऐसे अकेले अम्ल में क्षमता नहीं होता, लेकिन ये दोनों मिलके तुरंत में गला सकता है। एक्वा रेजिन जो है वो द्रव होने के साथ प्रबल संक्षारक भी, यानी तुरंत में चीज़ों को संक्षारित भी कर देता है। यह उन अभिकर्मकों में से एक है। ये ऐसे रिएक्टेंट से जो दूसरे के साथ अभिक्रिया करेगा, जो कि गोल्ड और प्लैटिनम को भी तुरंत में ही गलाने में समर्थ होते हैं। अब अलग अलग धातु लवणों के विलय के साथ धातु कैसे अभिक्रिया करेंगे, इसके बारे में पढ़ना है। तो धातु जब भी हमारे किसी भी लवण के साथ अभिक्रिया करेगा, तो धातु जिस भी धातु या फिर अधातु के लवण के साथ अभिक्रिया करेगा, तो वो पहले अपना लवण बनाएगा। वो जो धातु जो अभिक्रिया कराया है वो अपना लवण बनाएगा, और दूसरे का जो पहले से लवण के साथ जो धातु या अधातु चिपका हुआ था वो निकल जाएगा। ठीक है, यह अभिक्रियाशीलता श्रेणी के अकॉर्डिंग देखेंगे, जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन। उसके बाद करो याद, हम बताएंगे, करो। हाइड्रोजन के तत्पश्चात कॉपर या फिर तांबा, उसके बाद कॉपर तांबा के बाद पारा या मरकरी, उसके बाद ये भगवान सिल्वर और गोल्ड, याद कर लेना घर जाके। ठीक है, अब देखो अभिक्रियाशीलता धातुओं का जो है वो अपने से कम वालों, जिनका अभिक्रियाशीलता कम होगा और जिनका अधिक होगा, अधिक वाला तुरंत में कम वाले को हटा देगा, बोलेगा तुम घर से निकलो, और वो खुद जाके चिपक जाएगा। अब सक्रियता श्रेणी क्या होता है? तो ये श्रेणी है जिससे हम लोग पता चलता है कि किस हिसाब से जो है ये हमारे धातु जो एक दूसरे को हटाएंगे, मतलब किनकी अभिक्रियाशीलता सबसे ज़्यादा, जो सबसे ऊपर पड़ रहे वो सबसे ज़्यादा, फिर धीरे धीरे नीचे जाते जाते घटते जाती है। अब एक क्वेश्चन का आंसर तुम लोग कमेंट करके जाना कि सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है। अब धातु और अधातु कैसे अभिक्रिया करती है, इसके बारे में पढ़ना है। ओके, ये तो कल कंटिन्यू करते, कल नहीं मतलब हाँ, रात तक हम एक और वीडियो अपलोड कर देंगे इससे रिलेटेड। तुम लोग क्या करोगे, रिवीजन एकदम धातु अधातु का कर ही लेना है। ओके, जितना भी हुआ है ये तो NCERT है। तुम लोग क्या करोगे, तुम लोग के पास जो भी बुक हो अवेलेबल, भारती भवन हो, गाइड हो, या फिर जितने भी टॉपिक्स अभी रिलेटेड है, जिनमें टॉपिक वाइज क्वेश्चन है, वो एक बार चेक कर लेना। और डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि तुम लोग को लेक्चर कैसा लगा, सब कुछ समझ आया या नहीं, और नहीं आया तो एक बार बोल देना। ओके, क्या चेंजेस करना है क्या नहीं वो बोल देना। PPT में कुछ चेंज करना हो तो ये बता देना।